गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवास स्टडी क्लासेस। तो आज जो है हम हिंदी साहित्य के एक और महत्वपूर्ण लेखक की एक महत्वपूर्ण कहानी को जो है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका हम सारांश यानी कि समरी जो है पढ़ने जा रहे हैं, और वो है मोहन राकेश। मोहन राकेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जिसका नाम है मलबे का मालिक। और ये जो कहानी है ये भी आमतौर पर आपके यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम्स में या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी जानना बहुत ही आवश्यक है। इससे रिलेटेड कई पात्रों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, साथ ही साथ पर्यावरण और देश काल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी एक तरह से पढ़ना आवश्यक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो इसके हिसाब से जो है मैं आपको पूरा चैप्टर भी पढ़ा दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मलबे का मालिक कहानी के प्रमुख पात्रों के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़रूरी है। तो सर्वप्रथम जो कैरेक्टर आता है वो है अब्दुल गनी। याद रखिएगा, अब्दुल गनी। अब्दुल गनी ये कहानी का मुख्य पात्र है जिसके सहारे कहानी आगे बढ़ती है। अब्दुल गनी लाहौर से अमृतसर अपना मकान देखने आता है। तो ये जो प्रमुख पात्र है उसका नाम है अब्दुल गनी। ये लाहौर से अमृतसर आता है अपना पुराना घर देखने के लिए, जो आज से कई साल पहले जल गया था। फिर दूसरा कैरेक्टर है आपका रखे पहलवान। ये अमृतसर का रहने वाला और गली का दादा है। ठीक है, गली का दादा है। रखे पहलवान ने अब्दुल गनी के पुत्र चिरागदीन और उसकी पत्नी जुबैदा तथा इनकी दोनों लड़कियों किश्वर और सुल्ताना को मारकर नहर में फेंकवा दिया था ताकि उसके घर पर कब्जा किया जा सके। यानी जो रखा पहलवान एक तरह से कह सकते हैं कि दुष्ट कैरेक्टर है या पात्र है, जिसने एक चिरागदीन नामक व्यक्ति के घर को हड़पने के लिए उसके पूरे परिवार को जो है वो मार देता है और उसके पूरे घर को जो है वो हड़प देता है। उसके बाद तीसरा कैरेक्टर है आपका मनोरी। याद रखिएगा, मनोरी। मनोरी गनी मियाँ जब गांव पहुंचता है तो मनोरी ही उसको मकान जो अब मलबे में तब्दील हो गया है को दिखाने ले जाता है। मलबे का मालिक कहानी में कौवा, केंचुआ और कुत्ता का वर्णन सांकेतिक अर्थ में हुआ है। तो मेन जो तीन कैरेक्टर्स हैं इस कहानी में वो हैं अब्दुल गनी, रखे पहलवान और मनोरी। तो आज हमने पात्रों के बारे में जान लिया। अब हम पढ़ते हैं इसका सारांश, मलबे का मालिक। कहानी की कथा शुरू होती है अब्दुल गनी नामक व्यक्ति से, जो 7 वर्ष बाद पाकिस्तान से भारत पर्यटकों के एक समूह के साथ आया है। तो अब्दुल गनी नाम का जो कैरेक्टर है वो 7 सालों के बाद जो है पाकिस्तान से भारत आता है एक पर्यटक के तौर पर हॉकी के एक मैच को देखने के लिए। लेकिन ये मैच तो सिर्फ एक बहाना भर था। असल में वो आया था अपने उस घर को एक बार फिर देखने जिसे वो देश के बंटवारे के समय हुए दंगों के डर से छोड़कर पाकिस्तान चला गया था। लेकिन अब्दुल गनी के भारत वापस आने का मुख्य कारण ये था कि वो अपने उस पुराने घर को फिर से देखना चाहता था, जो आज से कई साल पहले देश का जब बंटवारा हुआ था तो वो जल गया था। तो उस घर को जो है वापस से देखने के लिए जो है वो पाकिस्तान से भारत आता है। अब्दुल गनी धीरे धीरे अमृतसर के बासा बाज़ार वाले मोहल्ले की तरफ बढ़ रहा है। तो एक बासा बाज़ार है मोहल्ले में, तो वहाँ वो जा रहा है अब्दुल गनी। वो देखता है कि इन 7 सालों में ही यहाँ कितना कुछ बदल गया है। वो अपने घर की तरफ जाने वाले रास्ते को भी भूल सा रहा है। जगह जगह पर नई इमारतें बन गई हैं। हालांकि बीच बीच में ऐसे भी मकान दिख जाते हैं जो दंगों के दौरान जलकर खाक कर दिए गए थे। वो एक गली के मुहाने पर पहुंचकर भटका हुआ सा खड़ा हो जाता है। तो इतने सालों के बाद जब वो पाकिस्तान से भारत आता है तो अमृतसर का पूरा जो माहौल देखकर वो एक तरह से ऐसा लगता है कि वो भटक गया है, क्योंकि इतने सालों में बहुत कुछ जो है चेंज हो गया है। नई नई इमारतें बन गई हैं। हाँ, अभी भी कुछ ऐसे इमारतें हैं जो जली हुई हैं, जो उस वक्त जलाई गई थी। और साथ ही साथ अब उसको जो है ये सारे मोहल्ले रास्ते जो है अनजान से महसूस हो रहे हैं। अब उसे जो है इतना अपनापन महसूस नहीं हो रहा है। तभी उसे एक युवक दिखलाई पड़ता है जिसे वो देखते ही पहचान जाता है। अब्दुल गनी उसे आवाज़ देता है मनोरी। तो एक ही व्यक्ति है जिसे देखकर जो है वो पहचान लेता है अब्दुल गनी, जिसका नाम है मनोरी, और उसको जो है वो आवाज़ देकर बुलाता है। ये मनोरी कभी अब्दुल गनी के परिवार का पड़ोसी था।
मनोरी भी अब्दुल गनी के बताने पर कि वे लोग भी पहले इसी गली में रहते थे और उसका बेटा चिराग उनके घर का दर्जी था, अब्दुल गनी को पहचान लेता है और उससे उसका हालचाल पूछता है। तो जो मनोरी है वो भी अब्दुल गनी को देखकर पहचान लेता है कि ये जो है ये अब्दुल गनी है, पाकिस्तान से भारत आया है। और वो उसके बेटे को जानता था, चिराग दिन को मनोरी, क्योंकि वो उसके परिवार का दर्जी था और उसको जो है हालचाल पूछता है। वो मनोरी उससे आने का कारण पूछता है तो अब्दुल गनी कहता है कि चिराग और उसके बीवी बच्चे तो अब मुझे मिल नहीं सकते, मगर मैंने सोचा कि एक बार मकान की ही सूरत देख लूं। इतना बोलते बोलते अब्दुल गनी की आंखों से आंसू निकल आए। तो जो अब्दुल गनी का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि वो हॉकी का मैच देखने के लिए नहीं आया था, परंतु वो अपने उस घर को देखने के लिए आया था जो आज से 7 साल पहले बंटवारे के कारण जला दी गई थी। और जब भी वो उस घर को याद करता है, अपने परिवार को याद करता है, तो एक तरह से वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है या रो लेता है। मनोरी ने अब्दुल गनी की बाह अपने हाथों में ले ली और बोला, चलो मैं आपको आपके घर में ले चलता हूँ, जहाँ कभी अब्दुल गनी का नया बनवाया हुआ मकान हुआ करता था। अब वहाँ टूटे फूटे मकान का मलबा इकट्ठा था। मनोरी ने उसे मलबे की तरफ इशारा करते हुए अब्दुल गनी से कहा, वो था तुम्हारा मकान। अपने नए बने मकान को इस हालत में देख जाने की कल्पना उसने न की थी। तो जब अब्दुल गनी रोते हुए मनोरी के पास जाता है तो मनोरी भी समझ जाता है कि ये जो है अपना पुराना घर देखने के लिए आया है, और उसके मन की बात को समझकर जो है मनोरी अब्दुल गनी को उस जगह पर ले जाता है जहाँ कभी उसका एक बड़ा घर हुआ करता था। आज जो है वो मकान पूरी तरह से टूट फूट चुका है, और जब वो अपने उस मकान को देखता है तो उसको बहुत बुरा लगता है अब्दुल गनी को। उसके मुंह से भी निकला मलबा। इसके बाद मनोरी ने बताया कि उसके मकान को उसी समय आग लगा दी गई थी, लेकिन मनोरी ने अब्दुल गनी को ये बताया कि घर को आग लगाने से पहले उसके बेटे चिरागुद्दीन को घर से बाहर गली में बुलाकर रखे पहलवान ने अपने साथियों के साथ मिलकर मार डाला था। चिरागुद्दीन की बीवी और बेटियों की लाश बाद में नहर में पानी में मिली थी। तो जो मनोरी है वो ये जानता था कि आखिरकार चिरागुद्दीन और उसके परिवार के साथ क्या हुआ था, परंतु उसने ये बात जो है अब्दुल गनी को बताई नहीं। उसे मालूम है कि किस प्रकार से जो है रखे पहलवान ने उसके पूरे परिवार को जो है एक तरह से ख़त्म कर दिया था रखे पहलवान ने, परंतु ये जो बात है उसने अब्दुल गनी को बताया नहीं। कहानीकार ने सामने पड़े अपने घर के मलबे को देखकर अब्दुल गनी की विचलित स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है, गनी छड़ी के सहारे चलता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुंचा। मलबे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी, जिसमें से सारा जहाँ तहाँ टूटी और जली हुई ईंटें बाहर झांक रही थी। लोहे और लकड़ी का सामान उसमें से कब का निकाला जा चुका था, केवल एक जले हुए दरवाजे का चौखट ना जाने कैसे बच रहा था। पीछे की तरफ 2 जली हुई अलमारियां थी, कालिक पर अब सफ़ेदी की हल्की हल्की तह उभर आई थी। उसके घुटने जैसे जवाब दे गए और वो वहीं चले हुए चौखट को पकड़कर बैठ गया। क्षण भर बाद उसका सिर भी चौखट से जा सटा और उसके मुंह से बिलखने की सी आवाज़ निकली, हाय ओए चिराग दीन। तो जब उसने अपने उस मलबे घर को देखा तो उसको एक तरह से धक्का लगा, वो वहीं पे जो है गिर गया और अपने बेटे को वो याद करने लगा, चिरागुद्दीन वो कहने लगा। एक तरह से कह सकते हैं कि अब उस घर में कुछ था ही नहीं, क्योंकि जो लोहे के सामान थे वो निकाल दिए गए थे। अलमारियाँ और कालिक और सफ़ेद हल्की हल्की तह थी वो भी मतलब बाहर निकल आई थी। एक तरह से वो पूरा बर्बाद हो गया था वो पूरा मलबा इतने समय में। इसी बीच गली के तमाम लोगों को मालूम पड़ गया था कि अब्दुल गनी पाकिस्तान से वापस अपने घर लौट आया है। लोग मन ही मन सोच रहे थे कि अब उसे सारी कहानी मालूम पड़ जाएगी और वो रखे पहलवान को नहीं छोड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मनोरी ने अब्दुल को ये घटना बताई ही नहीं। रखे पहलवान और उसका एक साथी वहीं थोड़ी दूरी पर स्थिति एक कुएं के पास पीपल के नीचे बैठे हुए ये सब देख रहे हैं, लेकिन रखे पहलवान इसे जाहिर नहीं होने दे रहा है कि अब्दुल गनी को यहाँ देखकर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन उसका साथी चिंतित है कि कहीं अब्दुल गनी को सारी कहानी मालूम ना पड़ जाए।
तो सब जो है जो रखे पहलवान उसके जो साथी हैं वो सब देख रहे हैं नज़ारा कि किस प्रकार से अब्दुल गनी अपने घर आ रहा है, किस प्रकार से सब कुछ देख रहा है, परंतु वो चिंतित हैं कि कहीं ये जो है उसको पता ना चल गया हो अब्दुल गनी को कि रखे पहलवान ने उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया था। परंतु जो रखा पहलवान है उस प्रकार से बिहेव कर रहा था कि जैसे उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कौन जो है उस घर को देखने आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस तरह से वो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है। और मनोरी ने भी जो है कुछ बताया नहीं है अब्दुल गनी को कि उसके परिवार की हालत किसने की। अब्दुल गनी अपने टूटे मकान और अपने बेटे चिरागुद्दीन का मातम मनाकर वापस लौटने लगता है। मनोरी ने उसकी बाह अपने हाथ में पकड़ी हुई है। दोनों उसी कुएं के पास से गुजरते हैं जहां रखे पहलवान बैठा हुआ था। अब्दुल गनी उसे एक नज़र देखकर पहचान लेता है और मुस्कुराकर चेहरे के साथ उसकी तरफ अपनी दोनों बाहें खोलकर बढ़ाता है। रखे पहलवान का गला सूख जाता है, उसकी जुबान अटक जाती है क्योंकि उसने गलत काम किया है और ये वही रखा पहलवान है जिसने उस अब्दुल गनी के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया था और अब्दुल गनी को ये मालूम नहीं है। तो जब अब्दुल गनी रखा पहलवान को देखता है तो एक तरह से उस मुस्कुरा कर उसके गले मिलने की कोशिश करता है और रखा पहलवान जो है ये सब महसूस करके जो है बहुत ज़्यादा मतलब डर गया है। जिसके बेटे को उसने अपने साथियों के साथ मिलकर निर्ममता के साथ कत्ल किया था, इस सच से अनजान है। उसी का बाप अब्दुल गनी अपने पड़ोसी रखे पहलवान से गले मिलने की कोशिश करता है इस सवाल के साथ कि रखे ये सब क्या हो गया, तुम लोगों के रहते हुए भी मेरा बेटा अपने पूरे परिवार सहित कत्ल कर दिया गया। यही वो कहानी का चरम है जहाँ दोनों के बीच खामोशी छा जाती है क्योंकि रखे पहलवान को पता है कि उसके परिवार को किसने ख़त्म किया और अब्दुल गनी ये सोच रहा है कि रखा पहलवान अगर चाहता तो उसका बेटा बच सकता था। यानी देखिए किस प्रकार से जो है कहानी का टर्निंग पॉइंट हो रहा है ये। इसके बाद दो छोटी छोटी बातें जो पूरी कहानी में बड़ी अनगुंज बनकर विस्तार ले लेती है वो होती है। पहली, अब्दुल गनी अपने बेटे की मौत का मातम मनाकर ये मानकर वापस पाकिस्तान चला जाता है कि उसे घर में रहने की गलती नहीं करनी चाहिए थी। उसे मदद के लिए रखे पहलवान समेत अपने पड़ोसियों से मदद लेनी चाहिए थी। और दूसरी, जिस मकान को रखे पहलवान अभी तक पूरी दबंगई के साथ अपना बताता आया था वो ऐसे निरर्थक मलबे में तब्दील हो गया जहां समाज के वे कीड़े मकोड़े और आवारा कुत्ते बसते हैं। तो जिस मलबे को प्राप्त करने के लिए रखा पहलवान ने इतना सब कुछ किया, आज वो मलबा ना रखा पहलवान का है ना अब्दुल गनी का है, वो अब जो है अभी समाज के कीड़े मकोड़े और आवारा कुत्तों का बसेरा बन गया है वो मलबा। तो आखिर वो घर किस काम का, किसी काम का नहीं है। तो फिर इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी रखा पहलवान को। और अब्दुल गनी को भी जो है अपना हक मिलना चाहिए था, परंतु उसने भी जो है उस घर से मुंह मोड़कर जो है वापस पाकिस्तान चला जाता है। जिनकी समाज में अपनी कोई कमाई हुई अर्थात अर्जित जगह नहीं हुआ करती, इस एहसास ने रखे पहलवान को उस मकान से पूरी तरह अपरिचित बना दिया जिसे हड़पने के चक्कर में उसने उसे एक निरर्थक मलबे में बदल दिया था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो है आज हमने मलबे का मालिक का पूरा सारांश पढ़ा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरा कहानी पढ़ाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। थैंक यू वेरी मच।